पर नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, बदले बदले सारे समीकरण हैं, नया सरदर्द एडेड है और आपने मेंशन करा किसी को पता नहीं आज खत्म होना है, 3 दिन बाद, 3 हफ्ते खिंच रहा है या किस तरह के सिनेरियो पेंट हो रहा होगा। ऐसे में वो हमारे ट्रेडर मित्र, इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी कैसे अप्रोच करें इन मार्केट्स को, इंडिविजुअल स्पेसिफिक आज के अप्रोच पे अपन आगे आते हैं, लेकिन मोटा मोटी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का अप्रोच। बिल्कुल। देखिए, ये जो लड़ाई हुई है ना इसराइल और ईरान के बीच में, ये एकदम गलत टाइम पर हुई है। वैसे तो खैर कोई भी लड़ाई सही टाइम पर नहीं होती है, लड़ाई ना ही हो तो बेटर रहता है ना। वर्ल्ड पीसफुल प्लेस रहे तो ये सबको अच्छा है। लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये गलत टाइम पर हुआ। हम एक बहुत मजबूत अप ट्रेंड में थे, हम एक ऑलमोस्ट एक उस स्टेज पर आ गए थे जहाँ पर मार्केट ने और 2-3 दिन दमखम दिखाया होता तो हम सीधा ऑल टाइम हाई की जर्नी करने वाले थे। बैंक निफ्टी तो कर ही चुका था ऑल टाइम हाई, निफ्टी पर थोड़ा सा मामला बाकी था। तो एक बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में थे हम। एक मैक्रो क्यों मिला था, आरबीआई की उस पॉलिसी ने जो जान फूंकी थी मार्केट के अंदर। अगर आप देखें जिस तरीके से मार्केट ने चलना शुरू किया था उस मैक्रो क्यू के बाद, वो एक मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव था। खैर अभी भी मार्केट वीक नहीं हुआ है। इस मार्केट को मैं वीक बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप सिर्फ एक 400 पॉइंट गैप डाउन के बाद अगर आप 170 पॉइंट नीचे बंद हो तो वो मार्केट एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से तो जब तक 24,450 के आप नीचे बंद ना हो इस मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट के बारे में मत सोचिए। मतलब वो तर्क संगत नहीं होगा, वो उसमें पैसा बन जाए वो अलग बात है। लेकिन 24,450 के नीचे जब तक मार्केट बंद ना हो तब तक मार्केट में साइन वीकनेस का नहीं है। तब तक मार्केट में साइन यही है कि हर डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इवेंचुअली मार्केट आपको हायर लेवल्स देगा। ये एक बेसिक अप्रोच रहेगी मेरी यहाँ पर। हाँ, अप ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए 24,950 के ऊपर वापस एक बार आपका बंद होना ज़रूरी है। जहाँ पर मार्केट में पिछले 2-3 दिन में पहले जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको आपने क्रॉस किया था, इसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, अगले कुछ दिन आपको शायद प्योरली इंट्राडे रहना पड़े। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 300-400 पॉइंट के स्विंग्स नहीं ले सकते हैं। वरना तो जब तक 24,450 के ऊपर हैं आप हिम्मत करके चाहें तो लॉन्ग के ही ट्राई करें। लेकिन 300-400 पॉइंट के स्विंग्स मार्केट में मिलेंगे दोनों तरफ के, आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे बेटर होगा जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व हो, आप इंडिविजुअल थीम्स पर फोकस करें। मार्केट में इस समय अभी भी काफ़ी थीम्स हैं। मेरे ख्याल से डिफेंस की मैंने लगातार बात की है, भले ही आपको अनकंफर्टेबल लगता हो लेकिन इन लेवल्स पर भी सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस में ही बन रहा है। फ्राइडे को भी देखिए, खुलते ही डिफेंस ने बॉटम बनाया सबसे, और डिफेंस ने क्या आपको शानदार मोमेंटम दिया। बीच बीच में करेक्शन आएंगी यहाँ पर, लेकिन आप चाहे BEL देखिए, चाहे आप HAL देखिए, चाहे आप इवन भारत डायनामिक्स देखिए जिसने ख़राब नंबर पेश किए थे, लेकिन लोअर लेवल से वहाँ पर भी अच्छी रिकवरी आनी शुरू हुई। चाहे आप मजगांव डॉक देखिए फॉर एग्जांपल, वो भी अब F&O का हिस्सा है। सोलर इंडस्ट्रीज वो तो वन वे चला ही जा रहा है, मतलब रुका ही नहीं कहीं भी। तो ये एक अभी भी एक अच्छी थीम है। इसके अलावा मुझे लग रहा है IT और फार्मा, ये दो इस समय क्लासिकल रिस्क ऑफ ट्रेड्स होंगी जहां पर मार्केट में इस समय। फ्राइडे को भी देखिए, वैसे भी IT पे हम 3-4 दिन से पॉजिटिव भी हैं। वो फीलिंग आ रही थी 3-4 दिन पहले कि IT शायद अब चलने को तैयार, और IT में सिर्फ उसके बाद एक दिन गिरावट आई थी, उसके अलावा अदरवाइज IT में पिछले 4 में से 3 दिन बहुत शानदार रहे हैं, पॉजिटिव रहे। फ्राइडे को भी IT में अच्छा मोमेंटम था। फार्मा एक और थीम हो सकती है, हालांकि आज सन फार्मा पे थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन उसके अलावा फार्मा भी एक मुझे लग रहा है कि स्पेस है जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम है। ऑयल एंड गैस, ये अब एक ऐसी स्पेस है जहां पर अब मैं कहूँगा कि अब आप थोड़ा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि अब वो जो एक एल्गो ट्रेड बन गई थी ना आपकी, बाय ONGC, बाय ऑयल इंडिया, सेल HPCL, सेल BPCL, अब वो ट्रेड मुझे लग रहा है कि मैच्योर हो चुकी है थोड़ी। हाँ, अनलेस ये क्रूड एकदम 85-90 पहुंच जाए वो अलग बात है, वो किसी ने देखा है। लेकिन इन लेवल्स पर आकर अब मतलब आप देखिए, इवन फ्राइडे को इवन HPBP भी गिरे नहीं, लोअर लेवल से रिकवरी आई इनमें, और ONGC ऑयल इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चले। तो उस हिसाब से अब ये स्पेस में अब थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हर 200 पॉइंट की निफ्टी गिरावट पर अगर मिले तो मुझे लग रहा है आपको निफ्टी का ETF जोड़ना चाहिए, और अगर हर वही 500 पॉइंट की गिरावट अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल जाए तो वो आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ETF जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगेन ये मौके होते हैं जहाँ पर आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छे इंडेक्स आपके प्राइस पे मिलते हैं बेसिकली। ना बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक के ETFs हर गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढे। आइए अब आज के डिटेल्ड बातचीत पे, आज के संकेतों पे। दो चीजें इंपॉर्टेंट, ग्लोब और ट्रेड सेटअप। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम पिछले हफ्ते के थर्सडे फ्राइडे के पेन के बाद
इस नए हफ्ते की शुरुआत तो इन ग्रीन करेंगे। 75 अंक बढ़त के साथ खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आ रहे हैं। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे, जिन पे कामकाज हो रहा है वो देख लीजिए किस तरह की तस्वीर है, और उसके बाद प्लेट फ्लिप करिएगा और लेकर आइएगा यूएस का सेशन। जो दिक्कतें हैं लार्जली हम डाइजेस्ट करे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्राइडे को ये ग्लोब के समीकरण बिगड़े हुए थे। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था, पूरी दुनिया दिक्कत में थी। तो यूएस के फ्यूचर्स भी हम जब क्लोज हो रहे थे 1.25 से 1.5% की कमजोरी पे बंद हुए थे, और वैसे ही दबाव आया। इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही दबाव आया, और ऊपर से फ्यूचर्स अब इन ग्रीन वहां पे भी ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल जहां छोड़ा था उन्हीं जोन्स के आसपास है। हाँ, फ्राइडे को इंट्राडे में जरूर 79 तक चला गया था, वो कूल ऑफ हो गया था फ्राइडे को ही, अपने सेशन के दौरान 75 के आसपास आ गया था, अभी भी 75 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो सरदर्द है एटलीस्ट भाव के लिहाज से वो तो जस के तस है, लार्जली डाइजेस्टेड टाइप्स। ऐसे में हॉर्मास जुड़े हुए बगल में, वो डिटेल में समझाएंगे। फ्राइडे को हॉर्मास दिन भर चैनल पे बार बार आके मेंशन कर रहे थे, अपडेट शेयर कर रहे थे अपने साथ कि चल क्या रहा है इजराइल ईरान। तब तक फ्राइडे तक सारे अपडेट्स अपने पास थे, पर मार्केट बंद होने के बाद किस तरह का एस्केलेशन हुआ है, मामला है क्या, ये समझ लेते हैं। दूसरा, स्टॉक मार्केट ये बहुत पैनी नजर रख रहा होगा कि इसका कहीं रीजनल एस्केलेशन की तरफ तो मामला नहीं बढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल, बाकी तड़के क्या है। और माज गुड मॉर्निंग, बताएं भाई साहब, फ्राइडे को हम लोग जब टीवी बंद करके गए थे उसके बाद अब क्या क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। ये जो मनहूस खबरों का दौर जो चला रहा है उसके बीच में एक अच्छी खबर आपको बता दूं कि चीन से जो मैक्रो डेटा निकल कर आया है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है। रिटेल सेल्स का जो आंकड़ा आया है वो 6.4% का आंकड़ा है, जबकि 4.9% के अनुमान थे, तो वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है वो भी अनुमान मुताबिक ही आया है। 5.8% की बढ़त हमें देखने मिली है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जबकि 6% के अनुमान थे। सो वो एक अच्छी खबर चीन से निकल कर आई है, बावजूद इसके कि टैरिफ की अनसर्टेनिटीज़ अभी भी वहाँ बनी हुई है। अब रही बात इजराइल और ईरान की, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड भी, और अभी भी डेवलपमेंट्स जो है वो जारी है। ईरान की स्टेट टीवी ने अभी भी नए स्टेटमेंट्स इशू किए हैं कि और मिसाइलें दागी गई है इजराइल की तरफ। रॉयटर्स की तरफ से खबर ये भी आ रही है कि हाइफा पोर्ट के आसपास जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर कंपनी ने अब तक इस बात को नकारा है कि हाइफा पोर्ट को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। और अब तक मानवाधिकार आयोग का ये कहना है कि इजराइल के जो हमले हुए हैं ईरान में, उस वजह से 400 लोगों की मौत हुई है, 650 लोग घायल हुए हैं, और इजराइल में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 लोग घायल हुए हैं। तो ईरान ने पहले तो ये कहा था कि उन्होंने 270 मिसाइलें दागी थी इजराइल में, जबकि जो 22 वहाँ पर जाकर के लगी भी है उनके डिफेंस सिस्टम्स को पार करते हुए, और आज उन्होंने और जो है मिसाइल्स दागी है इजराइल की तरफ। ईरान के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि अगर इजराइल जो है हम पर हमले करना बंद कर देता है तो हम अपनी जवाबी कार्रवाई रोक देंगे। मगर राष्ट्रपति ने ईरान के ये कहा कि अगर इजराइल इसी तरह से हमले करता रहा तो हमारी जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही अग्रेसिव होगी और उतनी ही हार्श होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स के हवाले से और एपी के दोनों के हवाले से ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का जो प्रस्ताव था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतोल्लाह अल खामेनेई, उनकी हत्या करने का जो प्लान था इजराइल का, उसको वीटो किया है, रिजेक्ट किया है इस प्रपोजल को। और जाते जाते G7 के लिए जब रवाना हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ये कहा कि समटाइम्स यू हैव टू फाइट इट आउट डील करने से पहले, पर मुझे उम्मीद है कि डील हो जाएगी। तो वो वहाँ पर इसलिए शायद आज डाउ फ्यूचर्स थोड़े से ऊपर भी है, काफ़ी सेल ऑफ फ्राइडे को देखने भी मिला था। काफ़ी सारे डैमेज हुई है, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज पहुँचा है, ऑयल गैस फैसिलिटीज़ उनके डैमेज हुए हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ डैमेज हुई है। मगर तेल की कीमतों में बढ़त इसलिए नहीं है क्योंकि IEA और सऊदी अरब दोनों ने कहा है कि हमारे पास काफ़ी सप्लाई है इसे ऑफसेट करने के लिए, तो इस वजह से तेल की कीमतों में जो है बढ़त नहीं देखने मिल रही है। तो इस हफ्ते ये तो जियोपॉलिटिक्स तो रहेगा ही, मगर काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आने हैं, फेड के नतीजे आने हैं। बुधवार को, गुरुवार को यूएस के बाजारों में छुट्टी है, मगर फेड के डिसीजन की तो कोई बात इस वक्त कर नहीं रहा क्योंकि ईरान और इजरायली फोकस पॉइंट बना हुआ है। लीजिए भाई साहब, खैर हाँ, सेंट्रल बैंक से एक्शन पे पता नहीं, अनटिल अनलेस कोई कुछ बड़ा कदम उठा दे। बीओजे से डर लगता है खास तौर पे, वो कल आउटकम सुबह आ रहा होगा तो हॉर्मास होंगे, उसको भी डिकोड। वैसे एक्सपेक्टेड है क्या कुछ? नहीं, वैसे तो रेट हाइक की उम्मीद है, शायद थोड़ी सी आउटसाइड चांस है क्योंकि महंगाई अभी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है वहाँ पे इन्फ्लेशन ऊपर है। खैर देखते हैं बैंक ऑफ जापान क्या फैसला लेता है, वो कल इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मेरे ख्याल से स्टेटस क्यो की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। खैर, ये सेंट्रल बैंक एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, वो टेंशन, अब तक ऐसा कुछ नहीं है भाव में,
कंसर्न मतलब अपने लिए, लेकिन नज़र रखेंगे उस इवॉल्विंग सिचुएशन पे। कच्चे तेल से ज़्यादा आज नेचुरल गैस के जलवे हैं, क्योंकि वहाँ पे अटैक हुआ है तो फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हुई है, तो वो नेचुरल गैस आज 2.5-3% जरूर उछल के काम काज कर रहा है। खैर, ये ग्लोब के समीकरण है। नेट हैंडओवर अपने लिए भाव के लिहाज से स्टेबल है, हमारे लिए तो ठीक न्यूट्रल ही कर है, लेते हैं। न्यूट्रल, हाँ जी। न्यूट्रल कर लेते हैं, लेकिन इवॉल्विंग सिचुएशन है तो आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहें। नहीं, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहेंगे ऐसे में? कॉशियसली कॉशियस रहे। कॉशियसली कॉशियस रहें, खैर ठीक बात।